नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम डिस्कशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने देखा कि जब कोई स्थिर आवेश होता है तो उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव का अध्ययन किया था और देखा था कि जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो आवेश वाहक गति करते हैं और यही जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं यही वैद्युत धारा के क्या होते हैं, जनक होते हैं। ठीक, तो वैद्युत धारा की हम बात करते हैं। वैद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश वाहक होता है यह विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। जब कोई आवेश वाहक विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, जैसे हमारा धन आवेश है, ठीक, और ऋण आवेश है, तो जब ये धन और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो इस विद्युत क्षेत्र में धन तथा ऋण आवेशों पर एक विद्युत बल कार्य करता है। एक विद्युत बल कार्य करता है जिसके कारण जो धन आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा जो ऋण आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है, गति करता है। ठीक, लेकिन कब? जब आवेश वाहक चलने के लिए स्वतंत्र हो तब। जब आवेश वाहक चलने के लिए स्वतंत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, तो धन आवेशों पर जो विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेशों पर जो विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है, गति करता है। तो यही जो आवेश वाहक होते हैं, इन आवेश वाहकों की गति के कारण ही चालक में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, इन्हीं आवेश वाहकों की गति के कारण जो होता है चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेश के प्रवाह होने पर ही विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की जो माप होती है, हम इसे समय के साथ क्या करते हैं, समय के साथ आवेश प्रवाह की जो दर होती है, समय के साथ जब आवेश प्रवाहित होता है तो यही जो आवेश प्रवाह की दर होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विद्युत धारा की जो माप होती है वो क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही विद्युत धारा की माप होती है, वही विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। या हम कह सकते हैं जब किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश प्रवाहित होता है या किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, ये क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, यदि किसी चालक में या परिपथ में, किसी चालक या परिपथ में क्यों आवेश टी समय तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्यों बराबर, प्रवाहित धारा I बराबर होती है क्यों अपान टी। जो परिपथ में प्रवाहित धारा होती है वो I बराबर होती है क्यों अपान टी, जहाँ क्यों है प्रवाहित आवेश की मात्रा और हमारा टी क्या होता है, समय होता है। क्यों जो होती है वो प्रवाहित आवेश की मात्रा और टी हमारा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम विद्युत धारा की मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, क्यों आवेश का मात्रक होता है कूलाम और टी हमारा समय है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड या इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर जो होता है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, अगर इसके हम विमीय सूत्र की बात करते हैं
तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ए, एम्पियर, और एम्पियर का विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए। ठीक है, जो वैद्युत धारा होती है, किसी चालक में वैद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं, ध्यान देना भाई, वैद्युत धारा की दिशा। तो किसी भी चालक में जो वैद्युत धारा होती है वो धन आवेशों की दिशा में, धन आवेशों की दिशा में तथा धन आवेशों की दिशा में, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धन आवेशों की दिशा में तथा ऋण आवेशों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे हमने कहा ये हमारा चालक तार है, ये एक हमारा चालक तार ए बी है। इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ प्रवाहित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बी से ए की दिशा में प्रवाहित होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किधर, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो इस चालक में जो प्रवाहित धारा होगी वो किधर होगी, ए से बी की ओर होगी। ठीक, तो किसी भी चालक में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धन आवेशों की दिशा में तथा ऋण आवेशों के विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन यहां से एक बात और हम जान लेते हैं कि किसी परिपथ में धारा की दिशा को तो हम दर्शाते हैं, ठीक है, धारा की दिशा को हम दर्शाते हैं। तो जो किसी परिपथ में धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेशों के प्रवाह की दिशा को, जैसे इसमें हमने ये तीर लगाई, तो ये तीर हम कह रहे हैं कि जो वैद्युत धारा है वो ए से बी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जो ये तीर है, हम कह सकते हैं कि ये जो तीर है ये धन आवेशों की प्रवाह की दिशा को दर्शा रही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से वैद्युत धारा की दिशा की तो बात हुई कि ये ए से बी की तरफ प्रवाहित होती है, अर्थात इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है। परंतु वैद्युत धारा एक हमारी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा हमारी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि भाई क्यों है, देखिए अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे हमने कहा दो हमारे चालक तार हैं, ये परस्पर लंबवत, परस्पर कैसे हैं, लंबवत। जैसे इस चालक तार में 6 एम्पियर और इस चालक तार में 8 एम्पियर की धारा बह रही है, यहाँ 6 एम्पियर और यहाँ 8 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, ये दो चालक तार थे, एक में हमारी 6 एम्पियर और एक में हमारी कितनी जो है 8 एम्पियर की धारा बह रही थी। ये चालक तार, यहाँ पर जो टोटल धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, 14 एम्पियर हो जाएगी। ये अदिश योग है। कौन सा योग है, अदिश योग। जो अदिश योग है ये इनका कितना आ रहा है, 14 एम्पियर आ रहा है। लेकिन जो सदिश योग आना चाहिए वो सदिश योग एक समकोण त्रिभुज बना के आना चाहिए। ठीक है, तो सदिश योग कितना आना चाहिए, इसका जो सदिश योग आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो धारा का योग आ रहा है, टोटल योग यहाँ 6 एम्पियर थी, यहाँ 8 एम्पियर थी, तो टोटल कितने एम्पियर हुई, 14 एम्पियर हुई। ठीक, तो लेकिन सदिश योग कितना आना चाहिए, सदिश योग हमारा आना चाहिए 10। सदिश योग हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, लेकिन अदिश योग इसका कितना आ रहा है, 14 एम्पियर। तो ये जो वैद्युत धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, तो ये जो वैद्युत धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसे कैसी राशि कहा गया, अदिश राशि कहा गया है। कौन सी राशि, अदिश राशि कहा गया है। तो वैद्युत धारा एक हमारी अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जब किसी चालक तार में हम धारा की दिशा को दर्शाते हैं तो ये दिशा जो होती है धन आवेश के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। ठीक, किसकी दिशा को दर्शाती है, धन आवेशों के प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। ठीक, ये वैद्युत धारा की दिशा हुई, वैद्युत धारा की बात हुई। तो हम कह सकते हैं वैद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यहाँ से हम एक परिभाषा और दे सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था I बराबर Q अपान T। यहाँ से यदि हम T बराबर मान लें कितना, T बराबर हम मान लें 1 सेकेंड, तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, I बराबर Q, जहाँ I है प्रवाहित आवेश और Q है वो I है वैद्युत धारा और Q है प्रवाहित आवेश।
लेकिन t बराबर कितने सेकंड में? 1। तो 1 मीन्स एकांक। अतः किसी परिपथ में एकांक सेकंड में या एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ये क्या कहलाती? वैद्युत धारा कहलाती। ठीक, तो वैद्युत धारा या सबसे आसान परिभाषा कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही वैद्युत धारा कहलाती है। यदि किसी परिपथ में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो I बराबर कितनी हो जाती है? Q अपॉन T। ठीक, और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा तथा धन आवेशों की दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन विद्युत धारा कैसी राशि है? यह एक हमारी अदिश राशि है, क्योंकि यह जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इतनी चीजें हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ से जब हमने ये पढ़ा तो एक बात और ये ध्यान देने योग्य है कि जैसे हम लोगों ने कहा कोई धातु होता है, ठीक, तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे बताया गया कि वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए नेट आवेश का प्रवाहित होना आवश्यक है। नेट आवेश का प्रवाहित होना आवश्यक, नेट मतलब कुल आवेश का प्रवाहित होना आवश्यक है। अगर समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। समान प्रकार के आवेश का मतलब जैसे ये हमारा धन आवेश है, ये धन आवेश पहले इसमें हम जैसे मान लें चालक तार AB है, तो इस धन आवेश में ये इस चालक तार AB में कुछ धन आवेश अगर A से B की तरफ प्रवाहित हो रहा है और अगर कुछ धन आवेश B से A की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो इस चालक में जो बहने वाली विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? 0 होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए चालक में नेट आवेश का प्रवाहित होना आवश्यक है। ठीक, ये हम पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ में परिपात, शांति काल तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो धातु होती है, ठीक, धातुओं के अंदर हमारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो होता है आवेश का प्रवाह होता है। धातु के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हमारी गैस एक खाली पात्र है, इस खाली पात्र में गैस भरी है, तो इसके जो अणु होते हैं वो सभी दिशाओं में अनियमित गति क्या करते रहते हैं। ठीक, तो यही कहा गया कि इसी प्रकार जो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खाली बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धातु में धनायनों के बीच खाली स्थान में अनियमित रूप से क्या करते हैं? उच्च वेग से गति करते रहते हैं। धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के अंदर धनायनों के मध्य जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में क्या करते हैं? उच्च औसत वेग से या उच्च वेग से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और ये गति के दौरान जो होते हैं धनायनों से, परमाणुओं से तथा आपस में क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं। ठीक, और जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के दौरान इनका वेग तथा दिशा दोनों क्या होती है? बदल जाती है। इनका वेग और दिशा दोनों क्या होती है? बदल जाती है। वेग और दिशा दोनों इनकी आपस में वो वेग और दिशा इनकी क्या होती है? बदल जाती है। तो और जब टकराते हैं तो यहाँ पर उष्मा भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक, उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर इनका जो वेग होता है उसको हम औसत वेग कहते हैं, औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर टकराते हैं तो दो क्रमागत जो टक्करें होती हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दो क्रमागत टक्करें होती हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच
चली गई जो दूरी होती है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक, तो जो ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जो होते हैं धनायनों के मध्य खाली स्थान में अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं या उच्च वेग से गति करते हैं। तो एक गति के दौरान आपस में तथा धनायनों से और परमाणुओं से क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण इनके वेग तथा वेग और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो यही जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन धातुओं के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, जैसे चौथी और पांचवी टक्कर, दूसरी और तीसरी टक्कर, पहली और दूसरी टक्कर, तो इन टक्करों के मध्य जो चली गई दूरी होगी वही दूरी हमारी क्या कहलाती, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक, तो धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है वही दूरी हमारी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है वही दूरी हमारी क्या कहलाती, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा जो समय होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, वही जो समय होता है वही समय हमारा कहलाता है श्रांति काल। क्या कहलाता है, श्रांति काल। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। ठीक, दो क्रमागत टक्करों के बीच, यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल कहलाता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। और इलेक्ट्रॉनों का जो यही वेग होता है, यही वेग हमारा अनियमित वेग या यादृच्छिक वेग कहलाता है, रैंडम जो होता है मोशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का यही वेग अनियमित वेग या यादृच्छिक वेग या रैंडम मोशन कहलाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ वो धातु या आपस में या परमाणु से टकराया, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा था, ये परमाणु से टकराया, तो परमाणु से टकराने के पश्चात ही इसकी दिशा बदलेगी और ये वापस अपनी ही दिशा में क्या होगा, पूर्व दिशा में लौट जाएगा। ठीक, इस दिशा में आ रहा था, टकराया, टकराने के पश्चात अपनी पूर्व दिशा में क्या हुआ, लौट गया, जिसके कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनों का औसत उष्मी वेग जो होता है, औसत उष्मी वेग वो हमारा कितना होता है, वो शून्य होता है। वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, या औसत उष्मी अनियमित वेग कितना होता है, शून्य होता है। जैसे हमने मान लिया कि धातु है, इस धातु में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, औसत उष्मी वेग का, औसत का उष्मी वेग v1 u1 u2 u3 u4 डॉट डॉट हो, तो इनका जो औसत उष्मी वेग हो जाएगा, औसत उष्मी वेग u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n, ये किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक, क्योंकि ये जब धातु से धनायनों से और आपस में टकराते हैं तो टक्कर के पश्चात इनके वेग और इनकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उष्मी वेग होता है वो u बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जिससे हम यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार में जो धारा का प्रवाह होता है उसमें अनियमित वेग, यादृच्छिक वेग या रैंडम वेलोसिटी का कोई जो होता है योगदान नहीं होता है। ठीक, कोई योगदान नहीं होता है। इसी कारण जैसे कोई धातु है तो क्या उस धातु में
ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेंगे तो क्या धातु में धारा प्रवाहित होती नहीं प्रवाहित होती है। लेकिन कब प्रवाहित होती है, जब धातु के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं, तब हमारी धातु में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि धातुओं के में धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग का योगदान होता है, तो नहीं होता है। उनका अनियमित वेग जो होता है, अनियमित औसत वेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब यहीं पर हम क्या करते हैं, जो धातु है, धातु के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित कर देते हैं। तो जब धातु के सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर का मतलब है इसको हम बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब बैटरी से हम जोड़ देते हैं तो, और ये जो हमारा होता है ये वेग, इनका जो औसत वेग निकाला गया, लगभग बताया गया बहुत उच्च होता है, 10 की घात 14 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारा धातु होता है, जब इस धातु के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। विभवांतर आरोपित करने का तात्पर्य क्या है, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यही जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, पहले कैसे गति कर रहे थे, अनियमित वेग से गति कर रहे थे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, धातुओं को बैटरी से जोड़ते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो जो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से, किधर से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं, उसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। यह सूक्ष्म नियत वेग होता है। ये इसकी कोटि लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से अनुगमन वेग या अपवाह वेग की बात कर सकते हैं। क्या होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, क्या होता है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं, तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, वही सूक्ष्म नियत वेग हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, और यही अनुगमन या अपवाह वेग के कारण जो होती है धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो हमने यहाँ से मुख्यतः जो निष्कर्ष निकाला, तो क्या पढ़ा, माध्यमुक्त पथ। माध्यमुक्त पथ क्या होते हैं, धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है वो माध्यमुक्त पथ कहलाती है। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा जो समय होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा अनियमित वेग या यादृच्छिक वेग या रैंडम मोशन। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खाली बर्तन में भरे गैस के अणुओं की बात क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धनायनों के मध्य खाली स्थान में अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति के दौरान ये धनायनों से, परमाणुओं से तथा आपस में टकराते हैं, जिसके कारण इनके वेग तथा दिशाएं क्या होती हैं, बदल जाती हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनों का जो अनियमित औसत ऊष्मीय वेग होता है वो बहुत उच्च, लगभग 10 की घात 14 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन इनका जो औसत ऊष्मीय वेग की कोट इतनी होती है, अर्थात इतने वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं। लेकिन जब इनका हम औसत ऊष्मीय वेग निकालते हैं तो औसत ऊष्मीय वेग U बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक, इन इलेक्ट्रॉनों का अनियमित औसत वेग U बराबर कितना होता है, 0 होता है। इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का के अनियमित वेग का उसमें प्रवाहित धारा में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग में क्या हुआ कि जैसे धातु थे तो धातु के सिरों के बीच हमने विभवांतर आरोपित किया था, बैटरी से जोड़ा। तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, अर्थात निम्न विभव का मतलब ऋण सिरा और उच्च विभव का मतलब धन सिरा। निम्न विभव को हम, ऋण सिरे को हम क्या कहते हैं, निम्न विभव वाला सिरा, और जो धन आवेश होता है इसे हम क्या कहते हैं, उच्च विभव वाला सिरा। तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से
उच्च विभव वाले सिरे की ओर जिस औसत ऊष्मीय वेग से गति करते हैं उसी औसत ऊष्मीय वह जो औसत ऊष्मीय नियत सूक्ष्म वेग होता है वही वेग हमारा क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। अर्थात धातु के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं वही वेग हमारा कौन सा? अनुगमन वेग या वावेग कहलाता है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। ठीक, किससे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, डी ड्रिफ्ट। ठीक, हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना एक हमारा ये चालक तार, ठीक, इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है a, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है? vt है। ठीक, ये चीजें हमने मानी कि जो ये हमारा चालक तार है, इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है? vt। तो चालक तार में t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो? q। चालक तार के सिरों के बीच अगर हम विभवांतर आरोपित करें तो विभवांतर आरोपित करने के पश्चात q चालक तार में t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यों हो तो की मात्रा क्यों हो तो प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो प्रवाहित जो धारा होगी वो I बराबर कितनी हो जाएगी? Q/T। इसे मान ले समीकरण नंबर 1। चालक तार में प्रवाहित जो धारा होगी वो I बराबर हो जाएगी Q/T, जहाँ Q क्या है? प्रवाहित आवेश की मात्रा, और T हमारा क्या है? समय। तो I बराबर हो जाएगी Q/T। यदि यहाँ से हम कह दें जो चालक तार है, चालक तार के सिरों के बीच जब हम विभवांतर आरोपित करें तो 1 सेकंड में हम निकाल ले चालक तार, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, फिर हम कितने समय में निकाल लेंगे? t समय में निकाल लेंगे। तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी। तब जब विभवांतर आरोपित करते हैं तब तय की गई दूरी। दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का की अनुगमन वेग या चाल कितनी है? vt, और समय बराबर कितना है? 1 सेकंड। ये कहां से लिखा? दूरी बराबर चाल गुणे समय से। जब 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है तो हम निकाल लें t सेकंड में या चालक में, इसलिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितने द्वारा? t सेकंड में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी। तो जब हम t सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे तो तय की गई दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अब सेकंड हमारा कितना? ये हो जाएगा vd, चाल vd, और समय कितना है? t सेकंड। तो t सेकंड में जो तय की गई दूरी हो जाएगी वो vd इंटू t हो जाएगी। ठीक, ये दूरी हो गई हमारी t सेकंड में तय की गई दूरी vd गुणे t। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? a। हम लोगों ने पढ़ा है जो किसी चालक तार का आवेश होता है, तो किसी चालक तार का जो आवेश होता है Q बराबर होता है N इंटू E, जहाँ N होती है उस चालक तार में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसलिए भाई हम निकाल लें चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा। इसलिए चालक तार में प्रवाहित, चालक तार में उपस्थित, निकाल लें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उपस्थित चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकाल लें तो कैपिटल एन कहेंगे। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन। तो अगर हम चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो कितनी हो जाएगी? जैसे हमने कहा एक जो है खेत में 10 मजदूर लगे हुए हैं। अगर एक मजदूर की मजदूरी 100 रुपया है तो 10 सभी मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? तो हम कैसे निकालेंगे? सभी मजदूरों की कुल मजदूरी बराबर एक मजदूर की मजदूरी गुणे मजदूरों की संख्या। तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? 100 रुपये और संख्या कितनी है? 10। तो 100 को 10 से गुणा कर दी 1000। वैसे ही जब अगर हम चालक तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n होगी वो बराबर हो जाएगी, क्या होगी? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गुणे तार का आयतन, ठीक। तो यहां से हम कैपिटल एन का मान निकालेंगे। कैपिटल एन बराबर प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन गुणे तार का आयतन। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे दूरी या क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है? a और दूरी या लंबाई तय की गई दूरी कितनी है? vd गुणे t। तो उसके चालक तार के संपूर्ण आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर कितनी हो जाएगी? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? चालक तार का क्षेत्रफल। vd क्या है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। t क्या है? समय। तो ये चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इसलिए चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश, चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश, तो आवेश जो होता है अभी हमने बताया चालक तार का कुल आवेश या कुल आवेश Q बराबर क्या होता है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। उपस्थित कुल, जहां n क्या हो जाएगी? उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का आवेश। कैपिटल एन का मान रख दें तो Q बराबर कितना होगा? यहां से स्मॉल n a vd t इंटू E, ये उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो यही आवेश जो होता है चालक तार में क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो अब यहां से हम निकाल लें विद्युत धारा निकालनी है। तो ये Q का मान जो निकाला है इसको समीकरण 1 में रख दें। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब Q का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा? ध्यान देंगे I बराबर Q के स्थान पर N P A V D T अपॉन T। तो ये T से T कट जाएगा। I बराबर हो जाएगी N E A P T, जहां I क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा, स्मॉल n उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, Vd चालक तार में I क्या? चालक तार में प्रवाहित धारा, N उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का क्षेत्रफल और Vd हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो ये हो गया विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध।